यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया भर में हलचल मची हुई है। इस बीच अमेरिका और रूस के शीर्ष अधिकारियों ने सऊदी अरब में शांति वार्ता शुरू की है, लेकिन यूक्रेन इसमें शामिल नहीं हुआ। ये वार्ता 3 साल से चल रही युद्ध को खत्म करने की कोशिश का हिस्सा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस वार्ता को पूरी तरह बेकार बताया और कहा कि यूक्रेन के बिना शांति समझौते का कोई मतलब नहीं। वहीं रूस ने इस बातचीत को अहम कूटनीतिक कदम कहा। तो आइए जानते हैं इस वार्ता में क्या क्या हुआ। सबसे पहले जानते हैं कि सऊदी अरब में जारी इस शांति वार्ता में दोनों देशों की तरफ से कौन कौन शामिल हुआ। सबसे पहले बात अगर अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की करें तो अमेरिका की ओर से इस वार्ता में विदेश मंत्री मार्को रूबियो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज, मध्य पूर्व के लिए विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल हुए। वहीं बात अगर रूसी प्रतिनिधि मंडल की करें तो इसमें विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव, रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के प्रमुख दमित्री रायबोलोगलेब शामिल हुए। आपको बता दें कि ये बैठक रियाद के दरियाह पैलेस में हो रही है। इसमें मुख्य रूप से यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने और अमेरिका रूस के तनावपूर्ण संबंधों में सुधार पर चर्चा हो रही है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की इस वार्ता से खुश नहीं है। उन्होंने अमेरिका पर रूस के पक्ष में रियायतें देने का आरोप लगाया और कहा कि इस वार्ता में यूक्रेन को नजरअंदाज करना एक बड़ी गलती है। जेलेंस्की ने कहा, हम सिर्फ प्रशंसा पाने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। ये हमारे देश का भविष्य तय करेगा। अमेरिका से कोई स्पष्ट सुरक्षा गारंटी नहीं मिली है जिससे यूक्रेन को भरोसा हो कि रूस दोबारा हमला नहीं करेगा। रूस के सॉवरेन वेल्थ फंड के प्रमुख किरिल दिमित्रिएव ने इस वार्ता को सकारात्मक बताया और उम्मीद जताई कि अमेरिका रूस के दृष्टिकोण को सुनेगा। क्रेमलिन ने कहा, पुतिन शांति वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन अपने लक्ष्यों को भी हासिल करना चाहते हैं। अमेरिका और रूस की इस वार्ता से डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात का रास्ता साफ हो सकता है। जहां सऊदी अरब में अमेरिका और रूस की वार्ता चल रही थी, वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूरोपीय नेताओं की एक अलग बैठक बुलाई। इस बैठक में अमेरिका के रूस के साथ बातचीत करने के फैसले पर असहमति जताई गई। यूरोपीय देश चाहते हैं कि यूक्रेन को समर्थन दिया जाए और उसके बिना कोई भी फैसला न लिया जाए। अब देखना ये होगा कि सऊदी अरब में जारी अमेरिका और रूस की इस शांति वार्ता से क्या हल निकलता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर पूरा देश अभी भी सदमे में है। इस बीच एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 18 नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक लोगों की मौत हुई है। रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है, हम आपको इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से बताएंगे। दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ को लेकर रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में आरपीएफ ने हादसे की वजह बताई है। साथ ही हादसे में जान गंवाने वालों को लेकर भी एक चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। मंगलवार सुबह आई आरपीएफ की रिपोर्ट में बताया गया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ से 18 नहीं बल्कि 20 लोगों की मौत हुई है। पहले ये संख्या 18 बताई गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मरने वालों में सिर्फ 14 अकेली महिलाएं हैं। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट के अनुसार शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में लोगों की मौत की वजह प्रयागराज जाने वाली महाकुंभ स्पेशल ट्रेन के आने की प्लेटफॉर्म में बदलाव की घोषणा थी। अधिकारी ने दिल्ली जोन के अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई रिपोर्ट में लिखा है, रात करीब 8:45 पर घोषणा की गई कि प्रयागराज जाने वाली कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना होगी। लेकिन कुछ देर बाद एक और घोषणा की गई, कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से रवाना होगी, जिसके कारण यात्रियों के बीच भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। प्लेटफॉर्म में भारी भीड़ के कारण ये हादसा हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि उस समय मगध एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 14 पर, उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर खड़ी थी। प्रयागराज एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए यात्रियों की भीड़ भी प्लेटफॉर्म 14 पर मौजूद थी। इन सबके कारण यात्रियों की आवाजाही बाधित हुई। इधर उधर भागने के क्रम में कई यात्री प्लेटफॉर्म पर ही गिर गए। अचानक उमड़ी भीड़ के पैरों तले कई लोगों ने दबकर अपनी जिंदगी गंवा दी। रिपोर्ट में कहा गया है
रेलवे की अनाउंसमेंट सुनकर यात्री प्लेटफॉर्म 12, 13 और 14, 15 से फुटओवर ब्रिज 2 और 3 के जरिए सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करने लगे। मगध एक्सप्रेस, उत्तर संपर्क क्रांति और प्रयागराज एक्सप्रेस के यात्री सीढ़ियों से उतर रहे थे। धक्का मुक्की के बीच कुछ यात्री फिसलकर सीढ़ियों पर गिर गए और घायल हो गए और अन्य यात्री सीढ़ियों पर चलने लगे। इस कारण लोगों की दम घुटने से जान चली। आपको मालूम है कि आरपीएफ की रिपोर्ट आने से पहले सिर्फ 18 लोगों की मौत का ही दावा किया जा रहा था, लेकिन आरपीएफ की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरपीएफ ने साफ साफ बोला है कि नहीं, 18 नहीं बल्कि 20 लोगों की मौत हुई, जिसमें 14 सिर्फ महिलाएं ही हैं। इसके अलावा दर्जनों लोग घायल हैं। इस भगदड़ के बाद अभी भी लोग सदमे में हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भगदड़ के बाद भी कुंभ जाने से नहीं मान रहे हैं। अभी भी पटना जंक्शन हो या दिल्ली या प्रयागराज स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। आज अगर हम दुनिया के राजनीतिक नक्शे को देखें तो राइट विंग नेताओं का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका से लेकर इटली तक, पुतिन से लेकर नेतन्याहू तक एक ट्रेंड साफ दिखता है कि जनता उन नेताओं को चुन रही है जो मजबूत, राष्ट्रवादी और स्पष्ट सोच वाले हैं, बजाय इसके कंफ्यूज कट्टरवाद और वोट बैंक राजनीति वाली पार्टियों को। इसका सबसे बड़ा कारण है युद्ध के बाद भी देश में शांति, स्थिरता और सिक्योरिटी। दुनिया भर के वोटर्स सीख ले रहे हैं भारत के वोटर्स से कि आखिर क्यों किसी भी देश के लिए मोदी जी जैसे मजबूत लीडर की जरूरत है। हालिया उदाहरण अमेरिका ही देख लीजिए, जहां के वोटरों ने भारतीय वोटरों की तरह वर्तमान और फ्यूचर को देखते हुए सोच समझकर अपने प्रेसिडेंट को चुना, और नतीजा ट्रंप के शपथ लेने से पहले 2 बड़ी चीजें हुई हैं। पहला तो भारत विरोधी दुकान चलाने वाले हिंडनबर्ग को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी, और दूसरा फिलिस्तीन के आतंकी संगठन ने इजरायल के बंधकों को रिहा कर दिया और 15 महीने बाद गाजा में बंदूकों की आवाज सुनाई नहीं दी। ये होती है पावर, सुपर पावर नेताओं की, जिसमें से आज एक सुपर पावर भारत भी बन चुका है। और ये सब संभव हुआ मोदी जी के कारण, जिन्होंने न सिर्फ विश्व पटल पर भारत का मान बढ़ाया, बल्कि भारत को मजबूत इकोनॉमी बनाकर पावरफुल देशों की लिस्ट में शामिल भी करवाया। इकोसिस्टम चाहे मोदी जी को जितना भी कोस लें, लेकिन वो इन रिपोर्टों को कैसे खारिज कर सकती है जिसमें यह कहा गया कि मोदी जी दुनिया के एकमात्र नेता हैं जिन्होंने रूस जैसे सुपर पावर को यूक्रेन पर परमाणु हमला करने से रुकवाया। जिस वक्त पूरी दुनिया पुतिन को बॉयकॉट कर रही थी, उस समय ये युद्ध का दौर नहीं है, कहने वाले सिर्फ भारत के पीएम मोदी थे। मोदी सरकार में विश्व पटल पर भारत और भारतीयों की हैसियत क्या है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मोदी सरकार में विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज ने कहा था कि अगर हमारे लोग मंगल ग्रह पर भी फंसे होंगे तो भारतीय दूतावास उनकी मदद करेगा। आज भी मोदी सरकार अपने इसी सिद्धांत पर चल रही है। मोदी जी ने महामारी के समय न सिर्फ दुनिया भर के देशों से अपने लोगों को सुरक्षित वापस उनके परिजनों तक पहुंचाया, बल्कि फरवरी 2024 में कतर में जासूसी करने के आरोप में मौत की सजा पाए गए 6 नेवी अफसरों को मौत के मुंह से निकाल लाए। ऑस्ट्रेलिया में भारत के सामानों को एक्साइज फ्री एंट्री दिलवाना हो, या फिर 24 घंटे के भीतर सेना के अफसर अभिनंदन की घर वापसी के लिए पाकिस्तान को घुटनों पर लाना हो, चाहे खालिस्तानी के मुद्दे पर भारत को घेरने वाले कनाडा की कान खींचनी हो। मोदी जी के हर एक कदम ने आज विश्व पटल पर भारत को महान के साथ साथ मजबूत देश के तौर पर स्थापित किया है, ताकि हम गर्व से कहें हमारा भारत महान जितना मजबूत है उतना। आज दुनिया के 99 से ज्यादा देश भारत में बने हथियारों पर भरोसा कर रहे हैं। पहली बार सऊदी अरब जैसे विकसित देश दवाइयों पर विश्वास कर रहे हैं। मोदी जी भारत के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दुनिया के 10 से ज्यादा बड़े देशों से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया, और हमेशा एक ही बात दोहराई कि ये सम्मान 140 करोड़ देशवासियों का है, मेरा नहीं। मोदी के कार्यकाल में भारतीय विदेश नीति ने जो चमक बिखेरी है, उसकी मुरीद पूरी दुनिया हो रही है। जो भारत कभी सख्त फैसले लेने में हिचकता था, वही भारत आज न सिर्फ कड़े फैसले ले रहा है, बल्कि विश्व बंधु बनकर विश्व गुरु की तरह दुनिया को रास्ता भी दिखा रहा है।